एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कैसे होती हैं और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसके लिए कुछ रिएक्शन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके रूल दिए गए हैं। रूल क्या क्या है उन बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला जो ये दिया गया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसके लिए बताया गया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये देखते हैं ये क्या होते हैं और कितने होते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, या इसको डेफिनेट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड जो अगला है थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया गया है। अगला जो है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है। उसके बाद गैल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, गैल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इतनी बात हमें बताई गई है। फिर अब हम इस पर एक एक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट है वो क्या टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो ये होता क्या है इसकी बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी बात करते हैं फर्स्ट। देखिए क्या होता है जब कोई भी रिएक्शन की बात की गई, जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में क्या क्या होता है, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं उनके मास इक्वल होते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक बात यहाँ पर ये आती है कि इस जो ये कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको इन्वेंट किसने किया, बताया किसने, इस बात की बात कर रहे हैं। तो इसको बताने वाले जो हैं वो कौन है, वो एम.वी. लेवासियर है। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय, क्या होगा, दिस लॉ वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, किसने दिया था, किसने दिया था। अगर हम पूरा नेम लिखें, एम.वी. लेवासियर है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, उनकी बात कर रहे हैं। तो एम.वी. लेवासियर है, एम.वी. लेवासियर ये इनके इन्वेंट हैं इस लॉ के। तो इसमें था क्या, इसमें बताया क्या कि जब कोई भी रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद में अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या आएगा, तो उसकी बात यहाँ पर बताई। उस पर इन्होंने क्या बताया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product। क्लियर। तो इस पर इन्होंने एक पॉइंट और दिया। वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था, उन्होंने बताया कि मैटर, यानी जो मैटर होता है वो नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी मैटर को उत्पन्न करके उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इस बात को उन्होंने बताया। फिर अब देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। अगर आपके पास क्या है, कोई भी कंपोनेंट है वो बन रहा है, जैसे हमने ले लिया ये NaCl, NaOH ले लेते हैं, एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं क्या हुआ। NaOH ले लिया, ये किससे, HCl से रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करने पर क्या बन रहा है, बन रहा है NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O बन जाएगा।
टोटल मॉलिक्यूलर वेट ही इसका मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, ये हो गया मास का 23 प्लस ऑक्सीजन का एटम मास 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1, यानी इसका कितना आ गया? 40 आ गया। क्लियर है? 40 इसका आ गया, इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 36.5, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो इसको ऐड कर दिया 36। तो ये कितना आ जाएगा? इसका आप निकालेंगे तो 23 प्लस 35.5 प्लस इसका 18 होता ही है, तो ये कितना होता है? 58.5 प्लस 18। तो अब टोटल हम निकाल लेते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। तो ये कितना आ गया? 40 और इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया 76.5। क्या ये इसके इक्वल है? ये कितना आएगा? ये भी आ गया 76.5। तो इसमें क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? ये इतनी सी बात हो गई। अब हम इसमें दूसरे वाले की बात करेंगे, जो सेकंड वाला है। चलिए सेकंड वाले में बात कर रहे हैं। सेकंड वाला क्या है? ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसकी बात करते हैं। आगे देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है, इस पर बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, जब भी कोई व्हेन आ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंबाइन सेम एलिमेंट, जब कोई भी एक केमिकल कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो कंबाइन कर रहा है किसी एक एलिमेंट से, सेम एलिमेंट्स, their proportional by masses is always definitely constant, यानी जो उनके कॉम्बिनेशन में जो उस एलिमेंट के जो मास होंगे वो क्या होंगे? वो एक दूसरे के सिंपल रेशियो में होंगे, यानी एक कांस्टेंट होंगे, ऑलवेज कांस्टेंट। मास उनके क्या रहेंगे? ऑलवेज कांस्टेंट। बस इतनी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि वो कंपाउंड जो है चाहे जिस मेथड से कंट्रोल किया गया हो, यानी इस बात पर वो डिफाइन नहीं करेगा कि वो हमारा मैटर किस मेथड से कंट्रोल हुआ है, मेथड पे वो डिपेंडेंट रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? देखिए क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा मैटर एक दूसरे के लिए वर्क करेगा, उस पर आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे CO2 है, CO2 का CO2 है, हमने एक एग्जांपल ले लिया CO2 हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उस बात को आपको बताते हैं। तो CO2 को फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से C+O2 दैट इज हो गया CO2। अब इनमें मास निकालो, रेशियो निकालो। देखो कार्बन कितना है? 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना है? 16, और दो है तो कितना हुआ? 32। क्लियर है? ये कितना हो गया? इसमें ये रेशियो हुआ। दूसरा क्या है? बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एट मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तब के लिए बात की गई है। तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे रिएक्शन है किसकी? इसके साथ में। तो ये आपके पास क्या है? यहाँ पे कोई भी मेटालिक कार्बोनेट Na2CO3 हो गया, एसिड से रिएक्ट करा दीजिए, क्या बनेगा? ये बनेगा CO2 प्लस NaCl हो गया प्लस H2O हो गया। तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास यहाँ पे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर भी CO2 निकल गया। इसका मास कार्बन का 12, इसका 32। तो आपने देखा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो डिफरेंट मेथड से
लेकिन उनके जो मासेस के जो रेशियो होंगे वो ऑलवेज सेम होंगे, इतनी बात को बताया गया है। क्लियर? तो दोस्तों आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब हम अगले वाले की बात करते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो एक बात यहाँ पर बताना भूल गए, जो यही लॉ है इसको किसने दिया था? गिवन बाय किसने दिया था इस लॉ को? यानी जो सेकंड वाला था, जो डिटरमिनेंट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, ये गिवन बाय प्राउड। किसके द्वारा? प्राउस्ट के द्वारा गिवन है। साइंटिस्ट प्राउस्ट ने इसको दिया। इसको किसने दिया? इसको दिया था एमवी लोमोस लेवासिया। इसकी बात करते हैं। इसको देखिए किसने दिया? मल्टीपल प्रोपोर्शनल को डाल्टन ने दिया था। किसने इन्वेंट किया था? डाल्टन ने। ये डाल्टन के द्वारा दिया गया है। किसने इसको दिया? इसको दिया डाल्टन ने। और ये किसके द्वारा दिया गया है? इस पर बात करते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है, इसको रिचटर ने दिया था। किसने दिया था? रिचटर। रिचटर ने इसको दिया था। और ये वैल्यूसेक ने ही दिया था। तो ये सारी बातें होंगी। अब हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, वो है क्या हमारा? देखिए क्या है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, इसमें क्या होता है? देखिए कोई भी एक कंपाउंड हो, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो रहा है, या एक मल्टीपल रेशियो में कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन होने पर जो उनके मासेस आएंगे वो ऑलवेज सेम होंगे। जैसे हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ले लिए, दोनों एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं और कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं? देखिए एक बनेगा N2, दूसरा बनेगा NO, तीसरा जो बनेगा वो क्या होगा? इसकी बात समझिए। तीसरा जो बनेगा वो होगा NO2 हो सकता है, राइट? ये हो गया। और अगला जो बनेगा वो है N2O3, तीसरा जो है N2O5। ये बन गए, ये कंपाउंड आपके बन गए। तो अब यहां पर हम देखते हैं क्या देखना है कि हमारा जो यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कितना मास है? मास है नाइट्रोजन 28, यहां पर कितना है? 14। एक ही यहां पर दो नाइट्रोजन थे, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 होता है, तो 14 टू 28 हो गया। यहां पर 14, यहां पर 14, यहां पर कितना है? जल्दी बोलो, यहां पर कितना होगा? यहां पर हो जाएगा, इसको अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये हो जाएगा 28, ये भी हो गया 28 नाइट्रोजन का। अब यहां पर है ये मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अदर कौन सा एटम है? ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का मास 16। यहां पर कितना है? यहां पर भी 16 है। यहां पर कितना है? यहां पर 32 है। यहां पर कितना है? 48 है। यहां पर कितना है? 80 है। क्लियर है? अब यहां पर क्या होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर है मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 28 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 14 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो गया, इसमें 28, इसको 32 64 हो गया, इसको 28 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से
80 है तो ये 80 हो गया। तो देखिए क्या है, एक सिंपल मल्टीपल 16 - 16 16 2 जा 32 16 3 जा 48 तो ये 16 4 जा 64